नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर रेवाड़ी से है, जहां अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लोगों ने पहचान की है और उन्हें यहां से निर्वासित करने के लिए पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर 1 महीने का जांच अभियान की शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य जिले में बढ़ते अपराध और नशाखोरी की तस्करी पर अंकुश लगाना है। और इसी कड़ी में थाना प्रभारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ झुग्गी झोपड़ी में जाकर अभियान चलाया है। रोहिंग्या जो हैं मुस्लिम, उनकी चेकिंग के लिए ये अभियान चलाया हुआ है। जो गवर्नमेंट ने भी 1 महीने का टाइम दिया हुआ है कि भाई इसके दौरान ये पखवाड़ा है, तो इसी के तहत हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश अनुसार और इनको चेक किया जा रहा है। और स्नीफर डॉग भी जो NDPS का है वो डॉग भी साथ लिया हुआ है कि भी कोई आदमी कहीं नशीले पदार्थ की या इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ में शामिल हो तो वो इसका चेक कराया जा रहा है ताकि कोई अपराध इनके हो तो उन पर अंकुश लगाया जा सके। तो खबर पलवल से है, जहां शहर में कई स्थानों पर नगर परिषद की बिना अनुमति के खुलेआम बीफ की बिक्री हो रही है और जिसको लेकर स्थानीय लोग खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम से मिले और खुले में बिक रहे बीफ की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। इस मामले में राज्य मंत्री ने अधिकारियों से खुलेआम दुकानों पर बिक रहे बीफ को बंद करने के आदेश दिए। आप दयालु व्यक्ति हो, दया करते हो, दान करते हो, इसलिए आए। दान करने यहाँ अपने परिवारजनों से हर दिल मिलने का जब पलवल रहते हैं तो प्रयास है कि सबसे मिलना हो और जितनी भी समस्याएं आए उसका समाधान समय पर निवारण हो। उसके लिए हर संभव प्रयास पलवल हो, पलवल के बाहर हो, अलग प्रदेश में हो, जिस प्रकार की समस्या अपने इलाके के लोगों की आती है उसका निवारण करने का प्रयास करते हैं। बहुत सम्मानीय नेता थे, हरियाणा प्रदेश लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। बहुत दुखद है और अपनी ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। किसान आके कंप्लेंट देगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर आपके ध्यान में कोई बात आती है तो कोई कंप्लेंट आती है तो जरूर दें। अभी व्यापारी भाइयों से बात करी, उन्होंने हमारा सहयोग किया है। उन्होंने खुद ही इंक्रोचमेंट को बहुत हटा लिया है और समय पे अच्छा काम करेंगे, सबको साथ लेकर करेंगे, व्यापारी भाइयों से बात करके करेंगे। तो खबर भिवानी से है, जहां कड़ाके की ठंड अब शुरू हो चुकी है और जिसके चलते सड़कों पर घना कोहरा देखा जा रहा है, जिसके कारण विजिबिलिटी महज 100 मीटर रह गई है और सड़कों पर वाहन रेंगते हुए दिखाई दे रहा है। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है और ठंड के साथ ही आबो हवा भी अब खराब होने लग गई। लोगों का ये कहना है कि ठंड और स्मॉग का असर बुजुर्ग और बच्चों पर पड़ रहा है और ऐसे में डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों से सुबह के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी। भी अपने खास तौर से अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया कल का। तो आगे आने वाले समय में मौसम के अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मौसम के शुष्क रहने की संभावना और तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। 4 से 5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो हमारी ऑब्जर्वेटरी का तापमान कह सकते हैं 4 फीट हाइट पे। तो उससे जो लोवेस्ट जो ग्रास मिनिमम टेम्परेचर है वो इससे भी 1-2 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। तो जो छोटी फसलें हैं जिनकी हाइट कम है ज़मीन के, जैसे सब्जियां हैं या छोटे पौधे हैं, खास तौर से उनका तापमान और भी कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर किसान भाइयों को यही आग्रह है कि वो अपनी फसल को, छोटे पौधों को, सब्जियों को हल्की सिंचाई करें। अगर सिंचाई उपलब्ध न हो तो एक गंधक का तेजाब आता है, 0.1% का छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या है कि थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा और फसल पाले से फसल का बचाव होगा। और अगर बारिश की संभावना की बात करें तो अभी अगले 4 से 5 दिन के दौरान जो है बारिश की कोई संभावना नहीं है और जो अधिकतम तापमान 20-21 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। तो किसान भाइयों से ये तो बात रही। और स्पेशली अगर सरसों की बात करें तो सरसों की फसल को इस समय काफ़ी बार देखा गया है कि पाले की जो स्थिति बनती है। तो अभी जैसे 4 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और जो सरसों की फसल अभी फ्लावरिंग स्टेज पे है,
तो किसान भाई ज़रूर उसमें हल्की सिंचाई करें। अगर सिंचाई उपलब्ध न हो तो वो गंधक का तेजाब जो बताया 0.1% का छिड़काव करके, क्योंकि सरसों की फसल में पाले पड़ने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो यही हमारी फोरकास्टिंग है। जो पहाड़ों पर जो बर्फबारी हुई है, बर्फबारी का असर है कि अपने यहाँ पे जो ठंड बढ़ी है एकदम से, और उसके साथ साथ हवाएं चलने से जो ठंड है उसका प्रकोप और ज़्यादा जो है वो हुआ है। तो ये कंडीशंस जो है वो आगे भी बनी रहेगी 4 से 5 दिन। उसके बाद में आगे हो सकता है मौसम में कुछ तब्दीली आए। रुक करेंगे खबरों की ओर। अगली खबर कैथल से है, जहां सीवरेज व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। हालांकि सरकार तो जनता के हित की योजनाओं को लागू करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण जनता को परेशान होना पड़ रहा है। पिछले काफी समय से कई बस्तियों के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि गलियों में जिस तरह से गंदा पानी बह रहा है, चल रहा है, कहीं बच्चे बीमारी की चपेट में ना आ जाएं। इसलिए वार्ड के लोग इकट्ठा होकर डीसी से गुहार लगाने पहुंचे ताकि उनकी इस समस्या का समाधान करवाया जा सके। सर, हम डीसी साहब से मिलने आए हैं और हम अंबेडकर नगर के कसोड़ा बस्ती वाले, असोड़ा कॉलोनी वाले और क्योड़ कॉलोनी में, उसमें नहीं सीवरेज का पानी बिल्कुल एक एक गोड्डा गोड्डा पानी चल रहा है जी। और ये पहला पानी इसमें ड्रेन में छोड़ी करते, लेकिन अब ये ड्रेन में पानी बंद करके इन्होंने मोटर जो मोटर चल रही है ना, वो मोटर भी खराब है, 3-4 दिन होगी जी। और लगातार उसमें पूरा वार्ड में गंदगी फैल रही है। हम इसका बारे में कई बार मिल चुके हैं, इनका कह चुके हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ भी समाधान नहीं। कौन से वार्ड की समस्या है? वार्ड नंबर 12 की है सर। सीवरेज का बहुत बुरा हाल है, पूरी बीमारी फैलने का खतरा है। कितने दिन हो गए? ये तो जी 10-15 दिन हो गए लगातार। क्या समस्या है? सीवरेज की बहुत बुरी समस्या है सर। किसे मिले हो आप? हम मिले हैं जी सर, बार बार जा रहे हैं। रात में हम उसका जो मोटर चले नहीं, हमारा सारा वार्ड मोटर पे डिपेंड है। सीवरेज का तो कहीं कनेक्शन ही नहीं है। छोटे सी टेम्परेरी से पाइप दाबिया, वो पाइप में डबल मोटर चला। पहले 24 घंटे पानी चला था, जब भी उसका मान लो चिकड़ नहीं खत्म हुआ था। 12 घंटे तो बालाजी कॉलोनी का चला, और 12 घंटे जो वार्ड नंबर 12 उसका चला। एक बार डबल चला दी थी, वो पूरी की पूरी लाइन ही पट गई। उसके बारे में कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे। हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करें सरकार तभी और प्रशासन का। समस्या सीवरेज आ गई है भाई। सीवरेज हमारा तो तुम्हारा गंदगी फैल रही है उड़ा सारा ही, और कोई प्रशासन को सुनो नहीं रहा। कौशलवा फोन करा के तक गोली देगा हमने तो। पब्लिक हेल्थ के अधिकारी क्या कह रहे हैं? पब्लिक हेल्थ के अधिकारी एसडीओ लोग गए थे, जो वार्ड में एमसी करावा, एमसी पब्लिक ने बुलाए रखा हुआ है। पब्लिक की बात नहीं सुनता, जो क्या नौकर है, पब्लिक का नौकर है एसडीओ। खुद ही कह दिया है ना एसडीओ, मैं ठोक का कहूँ भाई, ठीक है नहीं, मामला एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई बिठवानी है। हमारा पानी तो तुम्हारे बच्चे बीमार होने वाला काम हमारा फायदा कौन सा है? हाउस टैक्स नहीं भरते हम, कहीं नहीं कर रहे, सारे कॉलोनी का वो करने लग रहे हम। हाउस टैक्स मामले में सारी चीज देने लग रहे सरकार की, सरकार की तरफ हमारा सुविधा क्यों नहीं? ठीक है नहीं, अब डीसी से शिकायत करोगे? हाँ डीसी से शिकायत कराएंगे भाई। तो सफाई व्यवस्था कैसी है वार्ड में? सफाई व्यवस्था है, थप्पड़ी हमारी सीवरेज वाली। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर भिवानी से है, जहां ई रिक्शा चालकों ने आरटीओ के द्वारा किए गए चालान को रोकने के लिए प्रदर्शन किया। इस बारे में जानकारी देते हुए ई रिक्शा चालक ने बताया कि आरटीओ डीएसपी ने कुछ दिन से लगातार ई रिक्शा चालकों के चालान किए हैं। उन्होंने बताया कि चालान 6,000, 10,000 और 14,000 रुपये तक के किए गए हैं। अब तक 172 ई रिक्शा चालकों के चालान किए जा चुके हैं, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। ई रिक्शा चालक ने कहा कि इसको लेकर हमने विधायक के पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए को भी ज्ञापन दिया है और आज आरटीओ को भी ज्ञापन दिया है। आगे उन्होंने कहा कि अब एक भी रिक्शा चालक का चालान किया गया तो सभी की सभी 4,000 रिक्शा चालकों को बंद करके रोडवेज की वर्कशॉप में खड़ी करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से गुहार लगाई है कि गरीब ई रिक्शा चालकों को परेशान न किया जाए और उनके टैक्स में छूट की जाए और आरटीओ उन्हें नाजायज तंग न करे। कमल शर्मा, हमने जो प्रधान जी के नेतृत्व में ये काम करा है वो गरीबों के हक के लिए करा है। प्रधान जी हमेशा गरीबों के हक के लिए आते रहे। हम सरकार से, प्रधान जी की तरफ से और सभी रिक्शा वालों की तरफ से ये विनती करते हैं कि सरकार इनकी मांगों को माने और इनको कमाने का अधिकार दिया जाए। प्रशासन की तरफ से यही है कि भी चालान कटना, 15-15 हज़ार रुपये के चालान काटा, ये कोई। वरिष्ठ प्रधान रामनिवास शर्मा, ई रिक्शा
थ्री व्हीलर रेडी फुटपाथ एसोसिएशन का वरिष्ठ प्रधान हूँ। और अभी आरटीए विभाग द्वारा माननीय अपने परिवहन मंत्री अनिल विज ने कोई आदेश पारित किया है कि जितने भी जिनके टैक्स नहीं है, जो 10 साल पुरानी है, उनको 10 साल पुराने को रोड से हटाया जाए और ई रिक्शा वाले जो टैक्स अदा नहीं करते उनसे टैक्स वसूली किया जाए। 4 दिन से अपने डीएसपी मनोज कुमार जी हैं, उन गरीब आदमियों का किसी का 21,000 रुपये, किसी का 16,000 रुपये, किसी का 11,000 रुपये, किसी का 6,500 रुपये चालान काटा। हम इसका कठोर विरोध करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से ये कहते हैं कि हमारा जो है कि विधानसभा सत्र के अंदर हमारा ये बिल पास हो चुका है कि इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, वन टाइम टैक्स लिया जाएगा, वन टाइम टैक्स एक बार में ही अदा करेंगे। और यदि कल से हमारी किसी भी ई रिक्शा का मनोज डीएसपी साहब हमारा चालान काटेंगे तो हम शहर की जितनी भी 4,500 ई रिक्शा हैं, हम रोडवेज परिवहन कार्यशाला के अंदर सभी रोड वहाँ खड़ी करा देंगे। और जब तक हमारा टैक्स माफ़ नहीं होगा और हमारे चालान बंद नहीं होंगे, जब तक हम अपना कारोबार नहीं करेंगे। और घनश्याम जी के विधायक महोदय जी के वहाँ पर जो है ना कि अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, वहीं बैठेंगे, अपने बच्चों को भी वही लेके जाएंगे। आज हमारे को उनके पीए साहब ने ये आश्वासन। विजय कुमार जी, बी टीम लाइन में रहता हूँ मैं, गरीब परिवार से हूँ। अभी क्या कर रहे हैं, जैसे हम रिक्शा चला कर लाते हैं और ये हाथ देकर रोक रहे हैं और 6,500 का कम से कम हमारा ये चालान काट रहे हैं। अब साहब हम कहाँ से भरें? या तो हमारे को पहले से आदेश कर देते, अब तुम्हारी ये दिक्कत है, तुम ये पूरा करो, ताकि हम थोड़ा थोड़ा करके भर देते। और हमारी रिक्शा जो है ना, इन्होंने इम्पाउंड कर ली, जबकि चालान कटता है, हम मान गए और रिक्शा दे दी जाती है या गाड़ी दे दी जाती है। मगर ये क्या है कि चालान काट करके ना रिक्शा अंदर ले जाकर वर्कशॉप में खड़ी कर रहे हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। और साथ में क्या है कि इन्होंने और अपना लिया है कि 250 रुपये ई पार्किंग के वो दे रहे हैं। हम गरीब आदमी हैं, हम ये पैसा नहीं दे पाएंगे। सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि हमें इससे मुक्त किया जाए। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर भिवानी से है, जहां के प्रदीप कुमार ने झारखंड के जमशेदपुर में 31वीं एनटीपीसी सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। जब प्रदीप कुमार भिवानी पहुंचे तो जिलावासियों ने रंग गुलाल और ढोल बजाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस पर ज़्यादा जानकारी देते हुए गोल्ड मेडलिस्ट प्रदीप कुमार ने कहा कि मेरा लक्ष्य है कि मैं देश के लिए ओलंपिक में जाकर गोल्ड मेडल जीतूं और देश, प्रदेश और जिले का नाम रोशन करूं। मेरा नाम हरदीप है और मैं तीरंदाजी कोच हूँ। ये जो प्रदीप है, इसने सीनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप में अभी गोल्ड मेडल जीता है। ये मेरे पास स्टार्टिंग से बचपन में छोटा सा था, 10 साल का जब मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए आया था, तब से लेके अब तक प्रैक्टिस कर रहा है। इसने बीच में भी पहले भी कई बार नेशनल लेवल पे मेडल जीते हैं और अभी गेम बेस पे ये आर्मी में सेलेक्ट हुआ है। और उसी के बाद भी सेलेक्ट होने के बाद भी अभी प्रैक्टिस में लगा हुआ है। इसकी प्रैक्टिस का असर है, अभी प्रैक्टिस कर रहा है तो इसको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई आगे भी ऐसे खेलता रहे और देश के लिए ओलंपिक में जाए, एशियाड में जाए और गोल्ड मेडल लेके आए। एनटीपीसी सीनियर 31 एनटीपीसी सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप जमशेदपुर झारखंड में आयोजित हुआ था। इसमें मैंने 30 मीटर से गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और ओवरऑल मेरी 3rd रैंकिंग है। मैं देश के लिए मेडल लाना चाहता हूं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और सबका, हमारे ज़िले का नाम रोशन हो और देश का नाम रोशन हो। मैं 10 साल से तैयारी कर रहा हूं और इसमें मैं बच्चे का ताऊ हूँ। बच्चा गोल्ड लेके आया है, दुनिया में रोशन नाम किया है। मैं इसका बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगली खबर अंबाला से है, जहां आईडीबीआई बैंक ने कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें कि एमएसएमई और बिजनेसमैन के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारी और एक्सपोर्टर्स बैंक के साथ मिलकर काम किया जा सके, इस पर चर्चा हुई और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर ज़्यादा जानकारी देते हुए आईडीबीआई बैंक के रीजनल हेड ने बताया कि कैसे बैंक के साथ जुड़कर बैंक द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ व्यापारी अपने व्यापार में कैसे कर सकते हैं और अपना व्यापार कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम विशाल गल्होत्रा है। मैं आईडीबीआई बैंक से रीजनल हेड हूँ, पंचकुला रीजन से।
और हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया है जो कि एमएसएमई और एक्सपोर्टर मीट है, जो कि अम्बाला और उसके आसपास के मेजर एक्सपोर्टर्स के लिए और एमएसएमई बिजनेसमैन के लिए है। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कि बैंक के साथ मिलके सारे व्यापारी और जो एक्सपोर्टर्स हैं यहाँ के, वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग विल टेक देम थ्रू ए जर्नी, हम एक पूरा सफ़र बताएंगे कि कैसे एक एमएसएमई और एक बिजनेसमैन हमारे साथ कैसे जुड़ सकता है, कौन कौन से रास्ते हैं उनको लोन लेने के, उनको एक्सपोर्ट के लिए फाइनेंस करने के, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट देने के, एलसी। मैं जेके सिंह हूँ, मैं आईडीबीआई बैंक का उप अंचल प्रमुख हूँ। हमारा आईडीबीआई अंचल का कार्यालय चंडीगढ़ सेक्टर 17 में है। अम्बाला शहर में हमारे कई ब्रांचेज हैं और ये अम्बाला शहर चंडीगढ़ अंचल कार्यालय के अंदर आता है। और हम लोग आज यहाँ एमएसएमई और एक्सपोर्टर्स का एक मीट किए और इस प्रोग्राम में अम्बाला शहर और आसपास के शहर जैसे यमुनानगर, कुरुक्षेत्र वगैरह के करीब 50 से 60 एक्सपोर्टर्स आए और उन लोगों को हमने बैंक के द्वारा दी जाने वाली बैंकिंग सुविधाएं और ऋण के बारे में विस्तृत जानकारी दी। एक्सपोर्टर्स ने जो अपने सवाल उठाए उसका हम लोगों ने उन लोगों को समाधान दिया। आज के मीटिंग में हरियाणा राज्य सरकार के तरफ से एमएसएमई डिपार्टमेंट के भी अधिकारी थे, उन्होंने भी हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाने वाली। तो अगली खबर अमृतसर से है, जहां नगर निगम चुनाव की वोटिंग के दौरान जमकर हंगामा हुआ। दरअसल एक निर्दलीय प्रत्याशी के पति ने और कांग्रेस प्रत्याशी को धक्का मार दिया, जिसके चलते आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको घेर लिया और जमकर बहस हुई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। बताया जा रहा है कि बूथ के बाहर एक शख्स पिस्टल लेकर घूम रहा था। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हमारा वार्ड नंबर 85 ਆ। ਮੈਂ ਧਰਮਪਾਲ ਲਾਡੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਪਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਨਵਾਂ ਗੁੰਡਾ ਉੱਠਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਬੜਾ ਗੁੰਡਾ ਵੀ ਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਆ, ਜੂਏਬਾਜ਼ ਵੀ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੜੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਮਾਨਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੋਲੋ, ਜਿੰਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੋਟ ਪਵਾਈ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਇੰਨਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨੇ ਬੜਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਵਲ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, PH 1 and 4 ਨੰਬਰ ਬੂਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਆਏ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਮਲ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਹਾਂਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 85 ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਕੌਂਸਲ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਮਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਐਨਕ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟੀ। ਇਹ ਨੌਨਸੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं है तो साथ नाल इदा कर। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर पंजाब से है, जहां चुनाव से कुछ घंटे पहले अजनाला शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ लोग अज्ञात लोग एक थार गाड़ी पर गोली चलाकर वहां से फरार हो गए और पंजाब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी से शहरी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नाम ने कहा कि वो अपने कार्यालय में बैठे थे, तभी उन्हें फ़ोन आया कि आपके बेटे की कार में किसी ने गोली मार दी है। और उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले हमारे बेटे की हत्या करने का प्रयास किया गया था, शायद उनमें भी झगड़ा हो, लेकिन उन्होंने कहा कि पुलिस को जांच करनी चाहिए और दोषियों को सजा दिलानी चाहिए। शिव मंदिर लागे जी फायरिंग हुई है, उत्थे आए मौके पर, सारा वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करने तो बाद ही सारे बाकी जो तुम दस नहीं जी वेरीफाई कर रहे हैं जी, अरे वेरीफाई कर रहे हैं, मौके पर पहुंचे हैं, सारे सिचुएशन देख के नहीं देख रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं सिर्फ अभी वेरीफाई कर। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਖਲੋਤਾ, ਸਾਡੀ ਰੈਸ਼ ਆ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਭੇਦੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਮਕਾਨ ਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕੋਈ 3-4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਨੇ ਸੀ
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਦੋ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਆ, ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ 2 ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਵਾਹਵਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਓ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਡਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਵੱਜੇ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ। तो अगली खबर भी पंजाब से है, जहां श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार और तकसीर दमदमा साहिब के पूर्व जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह और विरसा सिंह वल्टोहा के बीच तीखी बहस का वीडियो वायरल होते ही इंटर्नशिप द्वारा ज्ञानी हरप्रीत सिंह को उनके पद से 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है, समिति से बाहर रखा गया। और जिसके बाद आज वारिस पंजाब संगठन के प्रधान और हल्का खडूर साहिब के सदस्य संसद के पिता बापू तरसेब सिंह आज श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार से मिलने पहुंचे। वाहिगुरू जी की फतेह। ਜਿਹੜੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਚੰਦ 'ਚ ਬੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵੀ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਈ ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਦਾਰ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ। ਇੰਨੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਜਿੰਦਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਜਿੰਦਰੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਛੁੱਟੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਦਾਂ दफ्तर जे के प्रोग्राम तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर पठानकोट से है, जहां पंजाब में नगर निगम और नगर पंचायत में आज चुनाव हुआ और इस बीच जिला पठानकोट के अधीन हल्के भोआ की नगर पंचायत नरोटा जयमल सिंह के 11 वार्डों में आज चुनाव हुए, जिसको लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिला। और इस मौके पर रिटर्निंग अफसर आकाशदीप और डीएसपी जगदीश उत्तरी ने चुनाव स्थान का दौरा किया और इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए नरोट जयमल सिंह में चुनाव प्रक्रिया बढ़िया रही और पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए और वोटरों से अपील किया गया था कि वोटर अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਫੇਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। अगली खबर खनौरी बॉर्डर से है, जहां आमरण अनशन पर बैठने के कारण जगदीप जल्लेवाल का वजन 12 किलो कम हो चुका है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जगदीप जल्लेवाल को अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट करने के बाद पर किसानों ने अपना रुख साफ किया था कि जगदीप जल्लेवाल अपने स्थान और सिंहासन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और किसानों ने जगदीप जल्लेवाल की सुरक्षा को लेकर रात में भी पहरा देना शुरू कर दिया। तो हरियाणा पंजाब में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।